नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस राष्ट्रीय महापर्व की। लेकिन कुछ चीजें आज भी जहन में है, कुछ चीजों से हमें आज भी आजादी चाहिए, जो आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ी आजादी चाहिए बुरी मानसिकता से। बुरी मानसिकता यदि किसी के अंदर है तो फिर वो जो है अपनी मति भ्रष्ट कर चुका होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। चाहे अपन कोलकाता जो है डॉक्टर रेप केस देख लें, बहुत ही घटिया कृत्य किया गया, जहां पे हम आजाद देश में रह रहे हैं, वहीं पे ऐसी घटनाएं आने पर झकझोर दिया जाता है पूरी अंदर से। और फिर जहन में एक सवाल आता है कि क्या हम वाकई आजाद हैं? क्या हम इस बुरी मानसिकता से आजाद है? कब होगा ये घटनाएं? इसके अलावा अफसरशाही, इसके अलावा अध्यक्षशाही, ये वह चीजें हैं जो आज भी हमारे लिए गुलामी की जंजीरों की तरह हैं, जकड़े हुए हैं। इन सभी से हमें आजादी की आवश्यकता है। यदि अपन देखें किसी स्टेट के अंदर किसी आयोग का अध्यक्ष विद्यार्थियों की पीड़ा न समझे, विद्यार्थियों की पीड़ा न समझ के अपने ही कुतर्क दे, तो वो सीधी सी बात है कि अभी तक उस मानसिक विचार से कि अफसरशाही वाली सोच से अभी तक आजादी नहीं मिली है। वास्तविक आजादी तो तभी आएगी जब हमारी मानसिक सोच ये होगी कि हम अगले की पीड़ा समझ सकें कि अगले के ऊपर क्या बीत रही है। तब जाके हमारी असल मायनों में हमारी आजादी जो है वो हमें मिलेगी। इस स्वतंत्रता के पर्व को आप सभी ने मनाया होगा बहुत अच्छी तरीके से। देश के शहीदों को याद करने का ये दिन है और किस तरीके से हमें जुझारूपन से जो है आजादी मिली है। बहुत सारी चीजें हैं देखो बोलने को, और बहुत सारी चीजें हैं सुनने को। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सारे शब्द देता है, बहुत सारे विचार देता है, बहुत सारी चीजें देता है, जहां पे अपन जो है खूब सारे विचार रख सकते हैं। मेरे अंदर तो मतलब बहुत सारी चीजें उमड़ती रहती है, फिर भी इन सब से जो है दो तीन मुझे ज्वलंत चीजें जो लगी, जो मतलब बार बार कचोटती है अपने आप को अंदर से, वो चीजें मैंने रखी आप लोगों के सामने। और मैं हमेशा से विद्यार्थी हित के लिए ही कार्य करता आया हूँ। विद्यार्थी हित के लिए ही आप लोगों ने देखा है मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि ये जो आर्थिक बंधन है इससे तो कम से कम आजादी मिले स्टूडेंट को, कि हाँ हम पढ़ने के लिए जो है हमारे लिए कोई बेड़िया नहीं है, कोई जकड़न नहीं है, हम खुल के पढ़ सकते हैं, हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज ये भूगोल की आप लोगों के राजस्थान भूगोल की अंतिम क्लास है। राजस्थान भूगोल की ये अंतिम क्लास है, ठीक है। अब मान लीजिए एक दो टॉपिक आपके जहन में हो भी कि सर ये रह गया, वो रह गया, फलाना ढिमका, तो देखो ऐसे तो होता ही है। लेकिन ऐसी मतलब इस तरीके की चीजें तो आपको पेड क्लासेस में भी इतना जो है कोर्स 95-98% तक नहीं करवाया जाता। एक दो टॉपिक जो है, जैसे मुझे ध्यान है परिवहन बाकी है, थोड़ा सा समय मेरा जैसे सेट होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मुझे खुद इसमें एक बार फिर से अपडेट होने की आवश्यकता है। पढ़ूंगा मैं, और ढंग से मुझे 2-3 दिन का समय कभी बीच में फ्री मिला, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आप लोगों को परिवहन याद करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं अभी इसको नहीं ले रहा, अपा की मायो गोयो नहीं रखा, ठीक है, कि जो मुझे जो मैं हूं वो आप मुझे जानो उसके रूप में, ठीक है। मेरा खुद का परिवहन अच्छा नहीं है। एक माता अपने पुत्र को एक महात्मा के पास लेकर गई कि गुरुजी इसे जो है गुड़ खाना छुड़वा दीजिए, गुड़ बहुत खाता है। महात्मा ने बहुत सारे अलग अलग दिन उन्हें दिए कि तब आना तब आना तब आना, और फिर एक दिन गुड़ छुड़वा दिया। कारण यह था कि वो महात्मा जी खुद उस समय गुड़ बहुत खाते थे, तो पहले खुद ने छोड़ा, उसके बाद में छुड़वाया। तो यही चीज है। मेरा खुद का भी परिवहन टॉपिक पढ़े को एक अरसा हो गया। मैंने अपने कैरियर की कंपटीशन एग्जाम में पढ़ाने की कैरियर की शुरुआत परिवहन टॉपिक से ही की थी। लेकिन अभी मुझे जो एक अरसा हो गया, मैंने अपडेट किया है बुक के अंदर तो अपडेट किया, लेकिन पढ़ाने के लिए मोर अपडेट होने की जरूरत है। तो वो जब भी होगा मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ी सी सुन लो तो आप लोगों के चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज की क्लास में मैटर ज्यादा नहीं है, आज की क्लास में मैटर कम ही है, ठीक है। और इससे पहले वाली दो जो जनगणना की क्लासें हुई उसमें मैटर सब कुछ आ गया,
और उसमें जो याद करने की चीजें थी वो याद करवा दी। आज की क्लास में आप लोगों को लगेगा गुरुजी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये इसलिए दे रहा हूं कि इसमें से जो नोट्स बनाने हैं वो बनाने आप लोगों को, ठीक है, कि कुछ बच नहीं जाए पीछे। वैसे फिर भी जो है हर क्लास में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तो आपको जो है अपडेटेड तुरंत रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सुन लो, आगे की रूपरेखा बता रहा हूं क्योंकि ये अंतिम क्लास है इस राजस्थान भूगोल की। इससे पहले पूरा पूरा बैच, क्लास नंबर लिखे हुए ना, ये लिखे हुए, ठीक है, 69 यानी कि लगभग 70 क्लासेस आप लोगों को दी। एक नंबर बीच में इधर उधर हुआ था, ठीक है, तो 70 क्लासेस लगभग दी है। तो अब एक बार सुन लो, मैं आप लोगों को आगे की रणनीति बता देता हूं, क्यों आज की क्लास में तो आप लोगों को फटाफट हो जाएगी वैसे ही, ठीक है। आज की दोपहर को नहीं दे पाया, कार्यक्रम थे थोड़े से स्वतंत्रता दिवस के। तो देखो इसके बाद में अपन जो है क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का करंट, यानी कि राजस्थान समसामयिकी, ठीक है। एक तो ये पढ़ेंगे अपन, सप्ताह की 2-3 क्लासेस दूंगा मैं आप लोगों को समसामयिकी की, ठीक है, और दूंगा ऐसी कि सवाल जो है वो बनेगा इसमें से, हो सकता है 4 क्लासेस दे दूं, ठीक है, सप्ताह की 4, जैसे ये मिल रही थी वैसे ही 4 क्लासेस दे दूं आप लोगों को। मेरा टारगेट है 2-3 सप्ताह के अंदर आप लोगों को राजस्थान की समसामयिकी जो है एक 1.5 साल की कंप्लीट करवा दी जाए, मतलब अब तक, ठीक है। तो इतना अपन कवर कर लेंगे, लगभग साल भर की तो कर ही लें, ये थोड़ा सा टारगेट मेरा रहेगा। तो इतनी जो है अपन राजस्थान समसामयिकी में ये करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो राजस्थान समसामयिकी कोशिश करेंगे कि 2 सप्ताह में हो जाए, 2 में नहीं हुई तो 3 सप्ताह में हो जाए, ठीक है। इसके बाद में मेरे सामने 2 ऑप्शन आए विद्यार्थियों के द्वारा, एक तो आए हैं राजस्थान राज व्यवस्था, राजस्थान राज व्यवस्था। अब देखो अध्यक्ष साहब को, आलोक जी को पता नहीं क्या मानसिकता है, क्या सूझा है ना, मारवाड़ी में क्या इनके भूंडो हो जियो, ठीक है। तो कभी कहते हैं 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, कभी कहते हैं, मतलब कोई तर्क की कोई सीमा नहीं है, इसे कुतर्क कहा जाता है, ठीक है। बड़े बूढ़े इसे कुतर्क कह कर गए हैं कि अपने आप को मतलब साबित करने के लिए कुछ न मिले तो कुतर्क करने पर उतर आओ, ठीक है। यही चीज 10वीं 12वीं के अंदर कह रहे हैं, 10वीं में आता है, 12वीं में आता है, वो पढ़ते आए। 10वीं में तो भैया संस्कृत भी पढ़ी थी, तो संस्कृत क्यों नहीं आई एलडीसी के पेपर में, पूछता है बेरोजगार, बताओ संस्कृत क्यों नहीं आई, आनी चाहिए थी फिर इस हिसाब से। तो ग्रेजुएशन लेवल यदि किसी का दे दिया कि ग्रेजुएशन तक, तो फिर मतलब बीएससी वगैरह सबके आएंगे के सवाल, मतलब ये कोई मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं इस चीज के पीछे, है ना। मतलब कई जगह होती है कि किसी की तारीफ करनी है तो स्पीचलेस हो जाते हैं, कई जगह मतलब तारीफ के लायक ही कोई काम नहीं है तब भी स्पीचलेस हो जाते हैं, वो वाली चीज है। तो देखो मेरा टारगेट है राजस्थान राज्य व्यवस्था करवाने का, साथ ही साथ क्या है सीईटी के अंदर, और देखो भुंडा हुजियाड़न की कह नहीं सका तो मतलब भारत जी के कटू सवाल पूछ सके तो थोड़ा बहुत तो अपडेट रहे, ठीक है। हालांकि मैं जीडी फैक्ट वाली मुहिम चलाई भी थारे, मतलब भारत जी के सवाल बाहर कौन जाए, जैसे महाजनपद वाला फैक्ट दे दिया मैं, बंदरगाह वाले वगैरह, मेन जो चीजें जहां से सवाल बनते हैं वो सारे दूंगा। और आप मानकर चलें कि लगभग जैसे कहीं 15-20 सवाल बनने वाले हैं भारत के, तो जीडी फैक्ट से ही 10-12 सवाल कवर हो जाए, ठीक है। हर रोज टेलीग्राम पे आप डेली पढ़ते रहे, वो हमारा लुकआउट है, हम आपको कवर करवा देंगे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि भारत जीके जो है इसकी कुछ क्लासेस में आप लोगों को सीईटी एग्जाम से पहले करवा दूं। तो ये राज व्यवस्था और भारत जीके का थोड़ा सा मुझे जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज पहले लेनी है, क्योंकि फिर बात करें अपन, देखो पशु परिचर में तो पहले ये कह चुके हैं कि रहना वो है, क्या रहना है भाई, के वन रक्षक का पेपर देखो उसके अकॉर्डिंग रहना है। लेकिन फिर अब दिमाग खराब होता है कि वहां पे सामाजिक अध्ययन दे रखा, और जब इस तरीके का व्यक्ति हो जो जिम्मेदारी नहीं ले, तो फिर सामाजिक अध्ययन में तो मतलब कोई सीमा नहीं है, फिर क्या है कोई सीमा नहीं है। तो अपन उसके लिए थोड़े से प्रिपेयर पहले से हो कि हाँ अपन थोड़ा सा इर्द गिर्द चले, ये तो करें कम से कम। हालांकि जो है अकल ठिकाने आएगी, लेकिन जब तक अपन थोड़ी सी व्यवस्था करें, तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि भारत जीके के जो ज्यादा सवाल जहां से बनते हैं वो आप लोगों को करवा दूं, राजस्थान राज्य व्यवस्था अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो इतना करवा दिया आप लोगों को, लगभग 90% कोर्स करवा दिया, पशु परिचर में भी देखोगे पार्ट भी करवा दिया, राजस्थान जीके पूरा ही करवा दिया, भूगोल कला संस्कृति सब कुछ करवा दिया, ठीक है। अब राजस्थान राज्य व्यवस्था भी अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वन रक्षक के अंदर 4-5 सवाल इसमें से देखने को मिले थे,
तो कर लेंगे इसको भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे ढंग से बढ़िया तरीके से। ये चीजें अब अपने सामने है, क्योंकि मैं पहले से आगे का शेड्यूल लेकर चलता हूं, ये रहेगी। अब देखो आप लोगों की फरमाइशें होती है बहुत ज्यादा थे, मतलब 5 स्टार मेनू, मतलब ऑप्शन नहीं मैंने जितनी थारी फरमाइश आवे अलग अलग, गुरुजी ये नहीं वो करा दो, ये नहीं वो करा दो। अब मैं एक चीज बता दूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने जो किया है वो विद्यार्थी हित में किया और सही तरीके से किया है, ठीक है। और जितने हजारों सिलेक्शन लेकर बैठ चुके उन्होंने भी मुझे मतलब उनसे भी पूछा नहीं था और किया था सीधा ही, जो सिलेक्शन लेके सैलरी उठा रहे। तो आप चिंता मत करें, इनमें से जो उचित होगा, जो जिस समय होना है उस समय मैं मेरे अकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये मतलब आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी था ये 5 मिनट, क्योंकि ये आगे की रूपरेखा है अपनी क्लासेस की। यहाँ तो है कौन के भाई मैं पेड क्लास पढ़ाऊं जो भी बटे आ जाए बटे बता दूं, ऐसा तो है नहीं, यहीं पे बताना होगा। और चूंकि ये अंतिम क्लास है अपने राजस्थान भूगोल की, तो अब सोमवार से आपके राजस्थान समसामयिकी की क्लासें दूंगा। साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के ओपीडी पे जो है, ओपीडी अपना ही चैनल है, ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव की क्लासें भी सप्ताह में 1-2 जितनी पॉसिबल हो सके दूं, और अपने जीजीडी पे इनके रिविजन के रूप में जो अपन ने पढ़ा है वन लाइनर क्लासेस भी आप लोगों को मैं देने की कोशिश करूं। मान लीजिए करंट अफेयर्स की अपन ने सप्ताह की 3 क्लासेस ली, तो 1 या 2 क्लासेस अपन वन लाइनर लें, जिसमें वन लाइनर में आप लोगों की भी मानसिक संक्रिया और काफी सारी मैं व्याख्या बता दूं उसमें से, और आप लोगों का एक हेल्दी रिवीजन चलता रहे। तो इस तरीके की प्लानिंग मैं लेकर चल रहा हूं, इसलिए आप लोगों को निश्चिंत रहना है कि हाँ जो कर रहे हैं तो वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब करें अपन इस क्लास की शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। देखो कल एक टाबर गयो कि गुरुजी आपने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या नहीं बताई, मैं गयो टाबर सबर कर अजी क्लास पूरी नहीं हुई, जब क्लास या टॉपिक पूरा हो जाए बेटा मैं क्या करूंगे वो टॉपिक हम पूरा होगो, ठीक है। जब तक मैं नहीं कहूं नहीं वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ, यानी कि बिंगी और पार्ट आए, ठीक है। अब ई क्लास में मैं कह रही हूँ कि वो टॉपिक पूरा हो गया, यानी इनके बाद में इन और पार्ट नहीं आवे, ठीक है। अब नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या भी आ गई, महिला पुरुष साक्षरता के अनुसार जिलों का क्रम भी बता दूंगा, और जितनी ट्रिक बतानी थी वो पिछली 2 क्लासेस में बता दी, वहां पे जनसंख्या के आपके सारे आंकड़े याद करवा दिए हैं। 75% मैंने कहा था, लेकिन स्टूडेंट कह रहे कि सर हमें क्लास में 90% याद हो गया, चलो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की अपन बात करते हैं, चलो भाई। शाबाश। राज्य में शहरी आबादी कितनी है, तो देखो शहर में तो वैसे देखा जाए गांवों में ज्यादा है। भारत जो है देखोगे तो राजस्थान और भारत यदि बात करें तो गांवों का ही देश है, ठीक है, गांवों में ज्यादा है। तो 75% आबादी तो गांवों में रहती है, शहरों में फिर भी कम है। अब जो है शहरों की तरफ माइग्रेट ज्यादा हो रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं शहरों की तरफ, क्योंकि देखो अपने जो है काम धंधों के हिसाब से अब शहरों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, गांवों से थोड़ा मोह टूट रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं आप लोगों को लिख कर दे सकता हूं कि गांवों की तरफ मोह वापस जागेगा और गांवों की तरफ भागेंगे ये वापस, शहरों से परेशान होकर सब जो है गांवों की ओर भागेंगे। क्योंकि अभी भी अपन देखते हैं कि अब कहीं पे किसी जगह घूमने चले जाओ तो प्राकृतिक परिवेश वाली चीज या ऐसी होटल देखने की कोशिश करते हैं जहां पे प्राकृतिक परिवेश हो, तो फिर वापस गांवों की तरफ माइग्रेट होना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में क्या है, शहरी आबादी कितनी है 25% और ग्रामीण आबादी कितनी है 75%, जो अब शहर की तरफ अभी ज्यादा माइग्रेट हो रही है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राजस्थान की बात करें तो एजुकेशन सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, शिक्षा नगरी के नाम से जिसे राजस्थान का नालंदा कहा जाता है, कोटा, कोटा में जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। नगर कोट क्या ध्यान रखोगे, याद करने के हिसाब से बताऊं आप लोगों को तो नगर कोट ऐसे ध्यान रखना। तो क्या ध्यान, नगरीय जनसंख्या कोटा के अंदर ज्यादा है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यानी कि नगरीय शहरी जनसंख्या न्यूनतम कहां है तो डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या है, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, तो यहाँ पे सिटी वाली जनसंख्या कम रहती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यदि पूछे, ग्रामीण जनसंख्या, तो वापस कहां आएगा, जयपुर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे ना तो जयपुर के आगे आप लोगों को ग्रामीण लिखा भी मिलेगा, क्योंकि अब शहरी क्षेत्र को अलग ही कर दिया। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो जैसलमेर के अंदर है। इसका कारण ये नहीं है कि जैसलमेर में भाई सिटी ज्यादा है या ऐसा है, जैसलमेर का इसलिए है क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और वहां पे निवास करने वाली जनसंख्या ही कम है, इसलिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जयपुर में, क्योंकि जयपुर और उसके आसपास जनसंख्या का दबाव ज्यादा है।
घनत्व ज्यादा है, इसलिए वहां पे जयपुर में ये जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ग्रामीण और नगरीय, यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में अब जो है धार्मिक जनगणना के आंकड़े पूछे जाने लगे। एक तो होती जातिगत जनगणना, जो आप लोगों को बताई थी, जातिगत कब 1931 में पहली बार जाति इकती यहां बताई ना। और धार्मिक जनगणना के आंकड़े अब जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। देखो सबसे ज्यादा यदि बात करें अपन, इसमें क्रम भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, और ये क्रम से ही है। ठीक है, ये क्रम के अनुसार ही अवरोही क्रम। हिंदू जनसंख्या जो है 88.5%, यानी कि सबसे ज्यादा राजस्थान में हिंदू निवास करते हैं, और सबसे ज्यादा वो कहां है, जयपुर के अंदर। मुस्लिम 9% निवास करते हैं, और वो सबसे ज्यादा का है, वो भी जयपुर के अंदर। सिख यानी कि पंजाबी भाई बहन, अब पंजाबी जो है देखो आप टच कहां से, बॉर्डर कहां टच हो रही है पंजाब की, तो पंजाब की बॉर्डर अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में टच होती है, तो श्री गंगानगर के अंदर ज्यादा सिख है, 1.3% श्री गंगानगर के अंदर। जैन कम्युनिटी की बात करें तो 0.9% जो है वो भी जयपुर के अंदर। ईसाई कम्युनिटी की बात करें तो बहुत कम है, 0.14% बांसवाड़ा के अंदर। और बौद्ध जो सबसे ही कम, जातिगत धार्मिक जनगणना के अंदर पूछे सबसे कम, तो बौद्ध ध्यान रखना 0.1% अलवर के अंदर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हिंदू धार्मिक जनगणना में, और सबसे कम जो है वो बौद्ध राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो ये है। ईसाई कहा बांसवाड़ा में ज्यादा है, जैन कहा जयपुर में, सिख श्री गंगानगर, बाकी सारे जयपुर याद रखने हैं। सिर्फ ये देखो दो इसमें अलग याद रखना है, एक सिख में अलग ध्यान रखना है। सिख तो श्री गंगानगर वैसे ही याद हो जाएगा, ईसाई बांसवाड़ा, बौद्ध अलवर, और बाकी सब में जयपुर है। तो धार्मिक जनगणना से आंकड़े अपने को पूछे जाते हैं, अपने सवाल बनते हैं, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से याद करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आते हैं अपन एसटी एससी पॉपुलेशन, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या पे। ठीक है, जनगणना पे। देखो राज्य में जनजाति का प्रतिशत यदि देखा जाए कि कितनी जनजाति प्रतिशत निवास करती है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहां पे लगाओ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट। 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की, जाति की नहीं है, देखो जनजाति की जनसंख्या जो है 13.5%। इस सारणी को मैंने इसीलिए साथ में लिया, बाकी अच्छी तरीके से ये ध्यान आपके हो जाएगी, है ना, कंपैरिजन में भी अपन देखेंगे। तो 13.5% जो है अपने मूल निवासी अनुसूचित जनजाति में कौन आते हैं, जय जोहार, जिन्हें अभिवादन अपन करते हैं, अपने मूल निवासी भाई बहन, संस्कृति के पोषक। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है, उदयपुर और इसके आसपास। और प्रतिशत के आधार पे, यानी कि परसेंटेज के आधार पे आप देखोगे तो वो बांसवाड़ा में निवास करती है। कहां निवास करती है, बांसवाड़ा में। अब यहां पे अपन देखें तो अपन ने राजस्थान की जनजातियां जैसे टॉपिक पढ़ा है, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग एक टॉपिक ये पूरा होने के बाद ही सर्च करोगे राजस्थान की जनजातियां, और आगे लिखोगे उसमें जीजीडी। क्या पूरा क्या सर्च करना है, राजस्थान की जनजातियां जीजीडी, कोई भी टॉपिक लिखो उसके आगे जीजीडी लिख के सर्च करो, आपको पहले दूसरे नंबर पे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो है आप ये क्लास पूरी होने के बाद में वो जरूर देखोगे, वहां पे भी चीजें सब याद करवाइए। ये जो जनजातियां आप लोगों को दिख रही है, ये सारी की सारी आप लोगों को वहां पे मैंने याद करवाई है। तो जनजातियां में राजस्थान में जो है उनके संस्कृति से बहुत सवाल आते हैं, और अपने यहाँ पे जो है एक नजर मारते हैं कौन सी जनजाति कहां पे ज्यादा है। तो देखो भील जो है वो उदयपुर में ज्यादा निवास करते हैं। मीणा जनजाति जो है वो जयपुर और जयपुर के आसपास ज्यादा निवास करती है। यदि जनजातियों के अंदर सबसे पढ़ी लिखी जनजाति अपन देखें तो वो मीणा जनजाति है। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है वो बारां के अंदर, इसीलिए बारां को काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है, और आदिम जनजाति समूह में सहरिया शामिल है। ठीक है, डामोर जनजाति की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर और सिमलवाड़ा स्पेशल क्षेत्र है इसका। गरासिया जनजाति की बात करें तो सिरोही, और सिरोही के बाद में उदयपुर, और यहां पे लिख रखा है सांची। सांची की बात करें तो भरतपुर के अंदर जो है सांची ज्यादा निवास करते हैं। ये सारी जनजातियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। देखो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, ये कौन सी है, ये किसके लिए है, ये है आप लोगों के सहरिया के लिए। किसके लिए है,
सहरिया। तो ये सहरिया लिख के इसके अंदर स्पेशल नोट करके लिखोगे कि ये जो है भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह के अंदर शामिल इन्हें किया गया है। आगे की बात समझ। इसके बाद अपने को यहाँ पे ध्यान देना है इस सारणी पे कि अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है ये जो कॉलम है ये है एससी यानी कि अनुसूचित जाति और ये है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति। यदि अपन देखें प्रतिशत के आधार पे जो सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, एसटी की जनसंख्या जो है 17.8% है और 13.8% किसकी है, एसटी अनुसूचित जनजाति की। यदि नंबर ऑफ अपन देखें नंबर कितने हैं तो 122.21 लाख है ये और ये है 92.38 लाख। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या एससी की कहां निवास करती है, जयपुर में, एसटी की उदयपुर में। अब देखो यहां पे ये जो है प्रतिशत के आधार पे यहीं पे कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों का। एक तो सर्वाधिक जनसंख्या सीधी पूछ ली जाती है, एक पूछ लिया जाता है परसेंटेज के आधार पे। परसेंटेज के आधार पे मतलब है कि भैया उस क्षेत्र के स्पेशल क्षेत्र के आधार पे कितने लोग वहां पे निवास करते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज के आधार पे सर्वाधिक एससी जनजाति अपन देखें तो श्री गंगानगर के अंदर है और सर्वाधिक एसटी अपन देखें तो बांसवाड़ा में, जो अपन ने यहां पे भी पढ़ा है। और सबसे कम यदि देखें तो सीधी सीधी संख्या के आधार पे देखें तो सबसे कम अनुसूचित जाति डूंगरपुर में और जनजाति बीकानेर के अंदर। लेकिन परसेंटेज के आधार पे फिर वापस सबसे कम प्रतिशत के आधार पे तो वो भी यहां पे तो डूंगरपुर ही है, लेकिन यहां पे नागौर ध्यान रखना है बीकानेर के साथ साथ। और फिर बात करें अपन लिंगानुपात भी पूछा जाता है इसका। ठीक है। एसटी और एससी का तो एससी में 923 और एसटी के अंदर 948 लिंगानुपात राजस्थान में देखा जाता है। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको व्यवस्थित तरीके से याद करके जाना एग्जाम के अंदर, इसमें से सवाल बनते हैं। ठीक है। हालांकि ऐसी कोई एक भी चीज अपन क्लास में नहीं लेते जिसमें से सवाल नहीं बने, लेकिन इनमें से विशेष बनते हैं तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हालांकि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो है अपने जनसंख्या वाली क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो कल तक जो है मैं आप लोगों को ये इसकी तीनों क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो नक्शे शामिल किए गए हैं उन नक्शों को अच्छी तरीके से आप देख लेना। वो जूम करके पीडीएफ जब दूंगा तो आप उसे देख पाओगे। ठीक है। बाकी क्लासेस की पीडीएफ नहीं है, क्लास देख के नोट्स बनाने, और इसकी जरूर दे दूंगा मैं अपने ही टेलीग्राम पे। ये देखो लिख रखा है, आप इस पे फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आप ज्वाइन कर लो और शायद 250 के होने वाले हैं तो शायद ये आंकड़ा आपके छूने से ही पूरा हो जाए। अभी 249 के है जब मैं क्लास ले रहा हूं और 250 के होने वाले, एक और माइलस्टोन जीजीडी के लिए, आप सभी के लिए। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ भी आप लोगों को कल इस पे मिल जाएगी। आगे बढ़े, चलो। अब देखो पिछली क्लास में अपन ने साक्षरता पढ़ी थी। ठीक है। लेकिन साक्षरता पढ़ी तो साक्षरता के साथ में अपने को जो है थोड़ी सी सर्वाधिक महिला साक्षरता के 5 जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले, वैसे पुरुष में भी सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले अपने को पढ़ने थे। ठीक है। हालांकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है और इसमें ट्रिक लगाना भी मत, नहीं तो ज्यादा हो जाएगी, अति हो जाएगी। जहां चाहिए वहां मैंने बता दिया। अब इसमें आप लोगों को एक तरीका बताऊं, सबसे ज्यादा सबसे कम वाला विशेष रूप से ध्यान में रखना कि पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां। जब ये चीज याद हो जाए, ये आगे के आंकड़े में इतना उलझना मत, ये याद नहीं होते हैं। जो चीज है स्पष्ट कह रहा हूं, ठीक है, कि ये याद नहीं होते। इसमें भी जैसे आप 5 याद करने जाओगे डिप्रेशन में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे कि इतना कैसे याद हो। इसीलिए कह रहा हूं इजी वे में पढ़ो। पढ़ने का सही तरीका बता देता हूं आप लोगों को, यही है। उलझ के रहते हैं ना वो, फिर उलझ के रह जाते हैं, बाकी चीजों में भी मिस करते हैं। अब मैं आपको कोई बोल के ये नहीं बताऊंगा, मैंने शामिल इसलिए किया है कि आप लोगों को मिल जाए आंकड़े। इसमें बोल के बताने में कोई बड़ाई नहीं है और ना कोई इसमें याद कराने वाली चीज है, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूं, वो समझ लो। याद करने का तरीका यह है कि महिला साक्षरता सबसे पहले देखोगे आप, सर्वाधिक के अंदर तो कोटा याद करो और न्यूनतम में सीकर याद करो। फिर यहाँ मतलब 5वें नंबर पे सीकर याद करो। न्यूनतम महिला साक्षरता में याद करो जालोर और फिर यहाँ याद करो प्रतापगढ़। पहले ये याद हो जाए, इसके बाद में यहां से दूसरा जयपुर याद करना, यहां से जैसलमेर याद करना। ठीक है। इस तरीके से आप सीधे सीधे 5 रटने बैठोगे, याद नहीं होगा।
पहले याद करो कि सर्वाधिक कहां है, कोटा 5वें नंबर पे सीकर है, न्यूनतम में सबसे पहले नंबर पे जालौर है, 5वें नंबर पे प्रतापगढ़ है। फिर याद करना कि जयपुर आ रहा है दूसरे नंबर पे, यहां जैसलमेर आ रहा है। फिर आगे आपकी मर्जी, आप 5 याद कर पाओ तो। मैं तरीका बता दिया आप लोगों को। वैसे ही यहाँ पे पुरुष में देखोगे तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, फिर यहाँ पे न्यूनतम देखोगे तो प्रतापगढ़, इसमें 5वां देखोगे भरतपुर, इसमें 5वां देखोगे बाड़मेर। फिर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि यहाँ पे भी बी था 5वें में, यहाँ पे भी बी था, ठीक है। अब वो आप लोगों के भाई टैलेंट है, मैंने कई सारे तरीके आप लोगों को चीजें याद करने के लिए बताए हैं, और ये जो है अब देख लेना आप, मैंने शामिल किया और तरीका बताया है, बस यही बताना है। अब मैं पढ़ के बताऊं वो बात कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ये तरीका जानना सबसे बड़ी बात होती है। अब कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं, इसके बाद में मैंने आप लोगों को कहा था कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जो आता है, उस समय मैंने आप लोगों को एक फैक्ट दिया था, जीजीडी फैक्ट, उसको भी मैंने अगली स्लाइड में शामिल किया है, और उसके साथ ही अपन इस क्लास को और इस भूगोल के बैच को, निःशुल्क बैच पूरा का पूरा, ठीक है, इसको भी यहीं पे पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, जनसंख्या नीति, ठीक है, इसके अनुसार भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, 15 फरवरी 2000 को जारी की गई। इसके उद्देश्य क्या थे, यहां पे देखो लिखा है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। इसका मतलब है अल्पकालीन उद्देश्य क्या है, मध्यकालीन यानी कि थोड़ा और ड्यूरेशन में उद्देश्य क्या है, और दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है। तो अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसी जैसी होती है ना, वैसे अल्पकालीन में है कि स्वास्थ्य सुविधा और जनसंख्या नियंत्रण इनका उद्देश्य रहा। मध्यकालीन यानी कि थोड़ी सी टर्म बड़ी, तो फर्टिलिटी दर प्राप्त करना 2.1, ठीक है। और दीर्घकालीन की लंबे काल तक क्या उद्देश्य इसके हैं, तो 2060 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। यानी कि ये बहुत चैलेंजिंग है, स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना। भैया अगर ये इतना आसान होता तो जनसंख्या के मामले में हम चीन को नहीं पछाड़ रहे होते, है ना। तो ये जो है बहुत मुश्किल है, इसीलिए टाइम पीरियड भी 2060 तक का लगाया गया। तब तक तो अक्ल आएगी लोगों के अंदर कि तब तक तो समझदार बनेंगे, वे तब तक कई चीजें ठोकरे खा चुके होंगे, तो वहां पे जब तक जो है अकल आ जाएगी, इसलिए ये दीर्घकालीन के अंदर रखा है। देखो नोट क्या है, राजस्थान राज्य की जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की गई थी वीएस व्यास समिति की रिपोर्ट के अनुसार। अब ये क्या है, अब ऐसे मत कहना सर यहाँ तो है 15 फरवरी लिखा हुआ है, ये भारत की है और यहाँ स्पेशल लिखा है राजस्थान राज्य की, इसलिए चीजें जो है क्लियर पहले ही की जाती है, थोड़ा सा ध्यान फरमाने की आवश्यकता है भाई साहब, ठीक है। अब देखो और अच्छे फैक्ट, आस्था क्या है, आस्था 1 अरबवा बच्चा, दुनिया का 1 अरबवा बच्चा जो 11 मई 2000 को पैदा हुआ, उसका नाम आस्था रखा। क्या रखा गया, आस्था रखा गया। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। भारत के 53 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी निवास करती है भैया, ठीक है। भारत के 53 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी, जिसमें राजस्थान के अंदर देखो जयपुर 10वां स्थान है, जोधपुर 45वें और कोटा 53वें स्थान पे है। यहाँ राजस्थान के भी 3 शहर है, ठीक है। इसके अलावा देखो यदि अपन बात करें शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन जीने की एक नॉर्मल सी आयु भाई इतनी है, ठीक है। तो भारत के अंदर शिशु मृत्यु दर 28, राजस्थान में 32, मातृ मृत्यु दर 97, यहाँ पे 113। ये बहुत ज्यादा थी पहले, अब जो है चिकित्सा सुविधाओं के कारण कम हुई है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा जो है भारत के अंदर 70% और यहाँ पे अपने जो है 69.4% जो है यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है। और ये आंकड़े आप लोगों को इस 2011 वाले जनगणना के अनुसार ही याद रखने, जब तक कि नई जनगणना नहीं आ जाती, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट। This is the last slide of this class and this pre-batch of राजस्थान ज्योग्राफी। इतनी इंग्लिश अवे अपन बस, ठीक है। चलो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जब था तो आप लोगों को ये फैक्ट स्पेशली दिया गया था। देखो अपने रामनिवास जी महाराज साहब का जन्मदिन भी 11 जुलाई को ही है। देखो इसे मनाने का फैसला कैसे किया गया, 1989 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया। पहली बार मनाया कब है, 11 जुलाई 1990। जब फैसला जिस साल में होता है उसके अगले साल से मनाना शुरू करते हैं। जैसे कि 2024 के अंदर कोई फैसला हो रहा है तो 2025 से मनाना शुरू करेंगे, ऐसे ही, ठीक है। 90 देशों द्वारा मनाया। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने पर 5 अरब दिवस, क्या 5 अरब दिवस नाम से
5 अरब होने पे 5 अरब दिवस नाम के रूप में मनाने से शुरुआत हुई। बाद में जो है इसको विश्व जनसंख्या दिवस नाम दे दिया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या थी? 8 अरब की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर। क्योंकि 2022 में अपन लगभग 8 अरब हो चुके दुनिया के अंदर, ठीक है। अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, आजकल ये थीमें बहुत पूछी जाती है। हमने आप लोगों को एक रामसर नमभूमि वेटलैंड वाला एक फैक्ट दिया था, ठीक है। उस फैक्ट में से 3 प्रश्न अलग अलग एग्जाम में तो बन चुके हैं। एक तो बना वेटलैंड सिटी योजना से, एक वेटलैंड पहला शहर पूछा गया और एक वेटलैंड वाली जो है थीम पूछी गई। तो इसलिए कहता हूं कि ये जो जीजीडी फैक्ट होते हैं ना, इन्हें कभी हल्के में मत लेना। इसीलिए तो ये ऐसी पुस्तक भी बन चुकी है। ये 250 तक का फैक्ट का संकलन तो पुस्तक में आ चुका, ऐसी पुस्तक बन चुकी है। यहाँ पे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यहाँ पे नहीं है ना। ऐसी पुस्तक बन चुकी है जो पूरी तरीके से रंगीन, जैसे फैक्ट दिखते हैं आपको वैसे, पेज क्वालिटी 1 नंबर, और राजस्थान में विद्यार्थियों द्वारा सबसे चाही गई ही पुस्तक है, सबसे चहीती, ठीक है, जिसको देखने के बाद छोड़ने की इच्छा नहीं होती, वो वाली चीज है। और सवाल सीधे सीधे, क्योंकि ये आते हैं हमारे दिव्यास्त्र के अंदर शामिल। किसके अंदर आते हैं? दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र यानी कि भगवान से जो है स्पेशल शक्ति मिलती है ना, वो वाली चीज है ये दिव्यास्त्र। क्योंकि यहां से जो है अचूक है, निशाने चूकते नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े एक टावर गए हो। देखो गुरुजी, आप पुस्तक लिखते हो या आप किसी अपनी बुक की तारीफ क्यों करते हो? क्योंकि भैया लिखी मैंने है, लिखी मैंने है, मैं जानता हूं ना उसके बारे में, या फिर स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने पढ़ी है तो वो पढ़ ले। अरे मतलब गली मान कुंड डाकण के यार है। अब बता मन, तू कोई काम बढ़िया कर दियो, एकदम तंध्यान है, कहते हैं 100% मेहनत करी बिम, ठीक है, तो तू क्यों नहीं बताए? इसमें खुशी है, इसमें मतलब पेट दुखने वाली बात ही नहीं है कि हाँ क्यों क्यों सर, क्यों सर क्या भैया? कभी बैठ करके कभी एक किताब छोड़ो 10 पन्ने लिखना कभी, कि हाँ ये और उसमें से सवाल बनने चाहिए, ठीक है, यही नहीं लिखना है, तब पता चलेगा कि ये क्या। और जितने सवाल बने उतने तो हम बताते ही नहीं है। हमने आरबीएससी वाले आपको बताया है, एक ही बुक, यदि अब मैं हर बुक में से सवाल लगभग 95% कवर होते हैं। वन लाइनर अलग बात है, जीजीडी फैक्ट अलग है, गाइड अलग है, इतने सारे ऑप्शन दे दिए विद्यार्थियों को पढ़ने के, ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह, इतने सारे ऑप्शन और रेयर कलेक्शन दिया है सारा सारा। तो थोड़ी तो मतलब थे सोच लिया करो रे, है कि गुरुजी आपकी बुक की क्यों? अरे मेरी बुक लिखी इसलिए मैंने भी लिखी, लेकिन मैं कभी किसी दूसरे की बुक की बुराई भी नहीं करता किताबें सारी अच्छी होती है और राइटर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, है ना। तो भाई बात वही है कि भाई पेट की नहीं दुखा नहीं, वो आजकल जो है बदहजमी ज्यादा दुखिया करे, और बदहजमी के शिकार आजकल लोग बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो जीजीडियंस सारे, ठीक है। देश की विश्व की जनसंख्या कितनी? 8 अरब। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछी जाती है थीम 2023 वाली क्या है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 को लागू किया, ठीक है, और अपने राजस्थान वाली बता दी और आप लोगों को भारत वाली भी जनसंख्या नीति बता दी। अब एक चीज और आप लोगों को बता रहा हूं, अब आप लोगों ने जो है ये स्क्रीनशॉट ले लो भले, ठीक है, ये 11वां फैक्ट था शायद, है ना, फैक्ट नंबर 11 था बिल्कुल। अब आप लोगों ने कल आरबीएससी वस्तुनिष्ठ वाली पुस्तक का चमत्कार देखा आप लोगों ने, है ना, टेलीग्राम पे, नहीं देखा हो देख लेना, राजस्थान जीके का। हालांकि एलडीसी के अंदर तो पेपर बनाने वाले की मति भ्रष्ट थी जो उसने बिना सिलेबस के अनुसार बनाया, लेकिन राजस्थान जीके के जितने सवाल है उसमें से एक सवाल ऐसा नहीं जो आरबीएससी अपनी वस्तुनिष्ठ में से बाहर चला जाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत है। आरबीएससी तो छोड़ो, आरबीएससी के बाहर से भी कुछ आया तो भी कवर होगा, है ना। तो वो तो आप लोगों ने चमत्कार देख लिया। अब आप लोगों के लिए एक और दिव्यास्त्र आ रहा है, वो है आरबीएससी वन लाइनर, ठीक है, आरबीएससी वन लाइनर, यानी कि आरबीएससी की 6 से 10 तक की पुस्तक को मैं कह रहा हूं छूने तक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं उसमें 50% है मैटर, आरबीएससी 6 to 10 तक की, और ये 100% है। तो अब देख लेना, ये जब भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको जाकर ये लेनी है, और जो भी पुस्तक आप यदि मेरी कोई भी पुस्तक लेते हो ना, तो ये बात मानकर चलना कि उसके अंदर 101% मेहनत की गई है, और ये
वह कलेक्शन यानी कि आप उस पर कम से कम 1000, 1500, 2000 तक खर्च करके आप लोग यदि नोट्स बनाते तो ऐसा कलेक्शन होता, वो मात्र 200-250 के अंदर आप लोगों को रेयर कलेक्शन मिलता है, जिसमें आप लोगों को एफर्ट कुछ भी करने की आवश्यकता है, सीधा पढ़ना है। तो अब आरबीएससी वो चमत्कार देखा। अब मैं आने वाले समय इसके लिए ये कह सकता हूं 100% कि राजस्थान का शायद ही कोई सवाल ऐसा बनेगा, कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा जो सबके लिए बाहर जाता है या बिल्कुल ही नया हो तो बात अलग है, बाकी शायद ही कोई ऐसा सवाल बनेगा जो इसमें से बाहर जाएगा। और ये आज हमने प्रिंट में भेज दी है, ये आ जाएगी रक्षाबंधन तक, ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो पुस्तक है इसके लिए बहुत मेहनत की हमने, अपने जो है नरेंद्र यादव जी सिरियानी ने बहुत शानदार एफर्ट दिया है इसके अंदर, और वास्तव में साधुवाद के पात्र है। मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने बहुत अच्छी इसके अंदर मेहनत की है। और मैं तो हूं ही भाई, अब मैं मेरे बारे में पाछो कोई कह दो पच के पेट दुखने वाला कोई आ जाएगी, गुरु जी आपने जो है अपनी कैसे अपने बारे में कैसे, इसलिए मैं मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र जी सर के बारे में कह रहा हूँ। अच्छी मेहनत की उन्होंने बहुत, और किताब मुंह बोलेगी। यहां से जीजीडी और च्यवन प्रकाशन से जितनी अपनी जो किताबें आई है सभी की सभी मुंह बोलती है, और स्टूडेंट को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप इसके लिए कमेंट करो, खुद आते हैं कमेंट, ठीक है। और जितने सिलेक्शन लेकर बच्चे लग चुके वो खुद बताएंगे कि क्या मेहनत इनमें की जाती है और इनमें क्या अलग है, क्योंकि ग्रंथ की बजाय वह चीज जिसमें से 90, 95%, 98% तक सवाल आए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसकी सूचना मैंने आप लोगों को दे दी। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जनसंख्या वाले पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज की सूचना भी दी हुई है। कल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एक पोस्ट डालूंगा जिसमें अगस्त महीने के अंदर सोल्ड आउट होने वाली टेस्ट सीरीज की सूची बता दी जाएगी कि ये अगस्त में सोल्ड आउट होगी। यदि आपको उसका हिस्सा बनना है तो अगस्त महीने के अंदर ही आप बन सकते हो। अगस्त के बाद में उसके ऊपर से बाय नाउ का बटन हट जाएगा और सोल्ड आउट लगेगा। सोल्ड आउट लग गया यानी कि आप उसका हिस्सा अब नहीं बन सकते। वो मैं कल टेलीग्राम पे डालकर बता दूंगा, ठीक है। तो अपने भैया भूगोल का बैच यहीं पे पूरा हुआ। सोमवार से अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे, और कैसे किस किस डे पे मिलेगी उसके लिए आपको टेलीग्राम पे अपडेट रहना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे क्लास का टाइमिंग या डे जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, और अपने लिए जो है संघर्ष करना ही पड़ता है। सभी को कुछ पाने के लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं कि खोना ही पड़े, संघर्ष करना पड़ता है जो जीवन का एक हिस्सा है। बढ़िया तरीके से मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।